हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में एक बार फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आई एम सोमा मैन। टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस टॉपिक इज वेरी फेवरेट फॉर द क्वेश्चन सेटर. Many questions are arises from this topic. Today's topic is glycolysis and Krebs cycle. Very important topic. In the previous video lecture, we have already learned about the respiration, the breathing, what is the difference between respiration and breathing, the difference between respiration and photosynthesis, and the types of respiration on the basis of substrate. Okay, now today we will discuss about the types of respiration on the basis of availability of oxygen. ठीक है, तो आज हम लोग ऑक्सीजन के रहने और नहीं रहने, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो हम लोग आज साइक्लिक प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं, जो है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तो आपको पढ़ना ही है। 11th में ये कंटिन्यू करता है और 11th में जाकर इसे आपको डिटेल पढ़ना है। 10th में बस इसका इंट्रोडक्शन जानना है, बहुत ही हल्का सा इसके बारे में आपको जानना है। पूरी साइक्लिक प्रोसेस इसमें आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो दो तरह के सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है द रेस्पिरेशन इन विच द ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन आउट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, water, and the energy is liberated in the presence of oxygen. ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड इज completely oxidized with the help of oxygen into CO2 and water. So this type of respiration is known as aerobic respiration. अब हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं कि मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी में मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट क्या होता है जो कि टूटता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तो टूटेगा क्या, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटेगा, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के टूटने की बात हो रही है। तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो वो टूटेगा। तो ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू, किस में टूटेगा, तो पाइरुवेट में टूटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से इसको समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का नीड क्या है, रेस्पिरेशन क्यों होता है। तो रेस्पिरेशन का काम होता है एनर्जी को लिबरेट कराना इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ेगा। तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में। सबसे पहले ग्लूकोज किसमें टूटेगा, पाइरुवेट में। पाइरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड का होता है, तो पाइरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो आप लोग केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस करते हो, तो अगर इस साइड अगर 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, तो एरो के उस साइड भी 6 कार्बन होना होता है। तो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, पाइरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनने होंगे, 2 मॉलिक्यूल बनने होंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस इसमें ग्लूकोज टूटकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट दे, उस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू पाइरुवेट दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम होता है EMP पाथवे। व्हाई इट इज नोन एज EMP पाथवे, क्योंकि इन्हें 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। E stands for Imbeden, M for Meyerhoff, E for Parnas। ठीक है, Imbeden, Meyerhoff और Parnas,
इन तीनों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस को खोजा था, इसीलिए इसको हम लोग EMP पाथवे भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट को समझते हुए चले जाना है, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी क्वेश्चन सेटर के लिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग अभी क्या पढ़े कि ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन कंपाउंड का जो ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाले पाइरूवेट में टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है? EMP पाथवे। व्हाई इट इज नोन एज EMP पाथवे? इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट इम्बेरेंट, मेयरहॉफ एंड पार्टनर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इट अकर्स इन द साइटोसोल और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब इसको पूरी तरीके से कैसे कैसे होता है हम लोग एक आउटलाइन इसका हम लोग देख लें। अगर एग्जाम में आएगा इस तरीके से आप आउटलाइन अगर बनाकर ये आप बनाओगे तो आपको नंबर भी अच्छा आएगा, नंबर कटने की कोई संभावना भी नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से ये आपको याद भी रहेगा। लैंग्वेज में लिखने से इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर होता है। तो आप देख रहे हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। ये क्या होता है? इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ये पाइरूवेट में कन्वर्ट करेगा। तो पाइरूवेट का कितना मॉलिक्यूल बनाना होगा इसको बैलेंस करने के लिए? तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बना। पाइरूवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये दोनों प्रोसेस किसका है? ग्लाइकोलाइसिस का है। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है। और ये कैसा प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, कितना एटीपी इसमें बनता है, तो इसको भी याद करते चले जाना है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की क्रिया में 8 एटीपी जो है वो रिलीज होता है। 8 एटीपी रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। 8 एटीपी इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि ये पाइरूवेट बनने के बाद ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में पाइरूवेट को कन्वर्ट करने के लिए एक लिंक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको लिंक रिएक्शन इसीलिए कहते हैं कि ये 2 रिएक्शन को आपस में जोड़ता है। दूसरा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस इन दोनों को जोड़ने वाला ये स्टेप है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसमें क्या होगा इसको समझना है। तो पाइरूवेट जो है इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। नाम बहुत बड़ा है, भारी है, तो इससे घबराना नहीं है। कोई भी साइंटिफिक टर्म हो तो अगर बड़ा भी है तो उसको हम तोड़ेंगे। मैं शुरू से कहते आ रही हूँ कि बायो का टर्म हो, केमिस्ट्री का टर्म हो, फिजिक्स का टर्म हो, उसको तोड़ लेना है। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब क्या? हटना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होगा, ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा। इसीलिए इस टर्म का, इस प्रोसेस का नाम पड़ गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है पाइरूवेट का, इसीलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो पाइरूवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने में भी कितना एटीपी निकला? 6 एटीपी निकला, ठीक है। तो पाइरूवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने में या लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या बना? तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। क्या बना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है? ये भी 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा? अब ये साइटोप्लाज्म से मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचकर ये क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी रिलीज होंगे? तो क्रेब्स साइकिल में आपको 24 एटीपी रिलीज होंगे,
ठीक है, फिर से हम लोग एटीपी का हिसाब किताब एक बार देख ले, क्योंकि एटीपी का हिसाब किताब भी एग्जाम में पूछता है कि किस प्रोसेस में कितना एटीपी रिलीज हुआ। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा 8 एटीपी रिलीज हुए। लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में कितना रिलीज हुआ? 6 एटीपी रिलीज हुआ। और क्रेब्स साइकिल में 24 एटीपी रिलीज हुआ। तो टोटल एटीपी कितना हुआ? 8 + 6 + 24 यानी कि 38 एटीपी रिलीज हुआ। अगर अब आपको अलग अलग पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी रिलीज होता है और क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी रिलीज होता है, तब क्या बताओगे? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यहीं तक है, तो इसमें 8 एटीपी रिलीज होता है। बाकी का प्रोसेस हम लोग क्रेब्स साइकिल के लिए डील करते हैं, उसमें कितना रिलीज होगा? उसमें होगा 30 एटीपी। तो 30 एटीपी रिलीज होंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और 8 एटीपी रिलीज होंगे साइटोप्लाज्म में। क्लियर? अब क्रेब्स साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा? क्रेब्स साइकिल को देने वाले हेंस क्रेब्स थे, इसीलिए इनका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा। क्रेब्स साइकिल के और 2 नाम हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। क्रेब्स साइकिल को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल का 2 नाम और हो गया, टीसीए साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ? क्रेब्स साइकिल हुआ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी रिलीज हुए? तो ग्लाइकोलाइसिस में रिलीज होने वाले एटीपी हो गए आपको 8, और पूरे प्रोसेस में कितना एटीपी रिलीज हुए? 30। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इज 38 एटीपी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, किसकी बात हो गई? एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम लोग एनारोबिक की बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अगर मान लीजिए इतना देर हम लोग पढ़े कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर हुई तो क्या रिएक्शन होगा। तो अब अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनारोबिकली ये अगर काम करे, टूटेगा, तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हम जाने तो पहले मैं इसको मिटा दूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग लिख लेंगे द रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिक फूड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसको हम लोग इक्वेशन से सबसे पहले दिखाएंगे। तो मान लीजिए ग्लूकोज है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पर लिख लीजिए 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या किस चीज में टूटेगा? तो ये बना देगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस NH। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके लिए है? जब आपके सेल को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उस वक्त आपका सेल क्या करेगा? तो सबस्ट्रेट तो ग्लूकोज ही रहेगा, लेकिन ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज पार्शियली टूटेगा, और पार्शियली टूटकर क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कुछ मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होगी। अब मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि आप लोगों में रेस लगाना है, 100 मीटर का रेस है, सभी को दौड़ना है। तो जब आप दौड़ोगे, बहुत
तेजी से दौड़ोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी ब्रीथ करोगे। तो जब जल्दी जल्दी आप ब्रीथ करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड आपके सेल का बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, एनर्जी भी उतनी चाहिए होगी। एनर्जी कैसे हो आपको मिलेगी, तो आपका जो सबस्ट्रेट ग्लूकोज जो है सेल में वो टूटेगा। तो ग्लूकोज तोड़ने के लिए कौन तोड़ता है ग्लूकोज को, ऑक्सीजन तोड़ता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। तो आप चाहोगे कि ज़्यादा ज़्यादा ब्रीथ करके ऑक्सीजन हम जो है सेल को प्रोवाइड कराए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज टूटे और एनर्जी लिबरेट हो। होता है कि नहीं। तो आप एक बार दौड़ के आ जाओ और फिर मैं आपको बोलूँ कि एक बार फिर दौड़ो, तो क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे कि जिस एनर्जी से आप दौड़ रहे थे वो एनर्जी आपको मिल नहीं पा रही है और आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेन फील कर रहे हैं, मसल्स में खिंचाव आपको फील होता है। तो ये दूसरा कंडीशन है कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अब और कम जाए, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम जाए और एनर्जी डिमांड आपके बॉडी की बढ़ जाए तो क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, ग्लूकोज सबस्ट्रेट तो वही रहेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सबस्ट्रेट तो बदलेगा नहीं, मैं बता चुकी हूँ पहले ही, ये यूनिवर्सल सबस्ट्रेट होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। फिर से एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, ये किसमें बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट कर जाएगा। ये जो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में बन रही है, ये लैक्टिक एसिड आपके मसल फैटिक का कारण है, मसल स्ट्रेन का कारण है। जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि विगोरस एक्सरसाइज के दौरान, in the period of vigorous exercise, why our muscle feel the muscle fatigue और why we feel the strain in our muscles। तो क्यों होता है ऐसा, तो ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हमारे जॉइंट्स में हो जाता है, जिसके कारण से, या मसल्स में हो जाता है, जिसके कारण से हमारे मसल्स में खिंचाव, स्ट्रेन हमारा मसल फील करता है। उसके बाद हल्के से अगर रब करके मालिश की जाए या थोड़ा देर रेस्ट किया जाए तो धीरे 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 ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट कर जाता है और फिर से हम एज यूजुअल फील करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया, एरोबिक समझ में आ गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये दो तरह से होता है। जब थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आपको मिलने लगे या ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, उस समय क्या होगा, ग्लूकोज पार्शियली टूटेगा, ग्लूकोज कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, ग्लूकोज पार्शियल टूटेगा और टूटकर इथेनॉल बनाएगा, ठीक है। अब अगर आप और ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि आपके बॉडी में एनर्जी की मात्रा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो गया, एनर्जी को पाने के लिए ऑक्सीजन की का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो गया, तो और जल्दी जल्दी आप जो है ब्रीथ करोगे और उस वक्त क्या होता है कि ये ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाती है लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से हमारा मसल जो है स्ट्रेन फील करता है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि किस तरीके से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। आपके लिए होमवर्क रहा कि आप 2 कॉलम बनाओगे और डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आप कर लोगे। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने अभी आपको पढ़ाया, 2 कॉलम में आप आसानी से दोनों के डिफरेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 केसेस को जाना, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, आप मन से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं अभी बहुत जल्दी। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए या डायरेक्टली आप उससे फ़ोन पर भी बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।